Hello and welcome to The Print. My name is Deepika Mirapu. Joining us in conversation today is Tippiri Tirupati, alias Devanna, alias Devuji, a Central Committee member of the CPIM Maoist and also a Politburo member, alleged to be a key mastermind and a very senior strategist of also the PWG group. After 40 years of armed struggle, he surrendered to the Telangana police on February 24th. He joins us today in conversation to talk to us about his life underground in the forest and what the revolution was all about. And for the benefit of our listeners and viewers all across India, we will be carrying on this conversation in Hindi. क्या मैं आपको देवू जी बुला सकती हूँ? हाँ, बुला सकते। द प्रिंट में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नक्सल आंदोलन में शामिल होने के आपके मुख्य कारण क्या हैं? मतलब हमने शुरुआत में 1980 की आखिरी दिनों में 1980 के साल के आखिरी दिनों से मैं इस क्रांतिकारी राजनीति से परिचित था। उन दिनों में रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन करके एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन रहते थे, CPIML पीपुल्स वार पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन रहते थे। उन दिनों CPIML पीपुल्स वार और साथों साथ RSU एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़े पैमाने पे के व्यापक रूप से शहरों में, खासकर शहरों में और देहात में काफ़ी मतलब क्रांतिकारी राजनीति को प्रचार करते थे, आम सभा करते थे, गाना गाते थे, लिखते थे, वॉल राइटिंग्स करते थे, पोस्टर डालते थे, कई सारा पद्धतियों से। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और आकर्षित किया कि एक आदर्श, उच्च आदर्श मतलब समाज में लूट अत्याचार ना हो, ना रहे। मतलब हर एक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, हर जगह पे, घर से लेकर हर जगह पे, ग्राम से लेकर देश तक, मतलब शोषण विहीन, शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, अपमान कहीं भी ना रहे, एक समान समाज। उसी को जनरली बोलते हैं कि सोशलिज्म करके बोलते, साम्यवाद करके जो बोलते हैं ना, जी। वो जो आदर्श था वो मुझे बहुत प्रेरित किया, वो अच्छा लगा। तो जब अच्छा लगा तो मैं भी व्यापक रूप से, मुझे पार्टी में आने के पहले भी व्यापक रूप से पढ़ने की आदत था, आदि करके बोलते हैं ना जी। मतलब डेली पेपर्स पढ़ना, लाइब्रेरी में जाना, खुद घर में एक लाइब्रेरी, उन दिनों में एमएसको करके रहते थे, अभी भी है एमएसको बुक्स, मतलब हफ्ता में एक बार जाके कैटलॉग देख के, उन दिनों पोस्ट ऑफिस रहते थे, तो एमएसको बुक्स और बाकी पब्लिशर्स को यहाँ पैसा बेच के VPP के जरिए पुस्तक मंगा के घर में लाइब्रेरी, तो पढ़ने का एक बहुत बड़ा आदर्श एक शौक था। तो वैसा ही वो तर्जुमा होगा, मतलब क्रांतिकारी राजनीति को पढ़ने के लिए मार्क्स, लेनिन, माओ, सब लोगों का लेखन, मतलब किताबें पढ़ना, एक तरफ नेता लोगों का भाषण सुनना, साथ साथ ये भी पढ़ना और डिस्कस करना। इस क्रम में मुझे एक राजनीतिक चेतना बढ़ा, RSU में जिम्मेदारी भी, कॉलेज लेवल से स्टेट EC मेंबर तक बनना, तब जाके मैंने खुद निर्णय लिया कि आगे जाके मैं एक प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी बनूं, मतलब पूर्णकालीन सदस्य के रूप में पार्टी में जाके काम करूंगी। तो उस निर्णय लेके मैंने पार्टी के सामने रखा, तब मुझे गढ़चिरौली में भेज दिए थे। उन दिनों दंडाकरण वहाँ पे भेज दिया गया था। 1984 अप्रैल में मैंने दंडाकरण गए थे, तो वहाँ से शुरू हुआ। तो आप PWG सदस्य के तौर पर आपकी जिंदगी कैसे रही? वही PW, मतलब 2004 तक CPIML PW के रूप में ही हमारा पार्टी काम किया। जब 2004 में हमारा CPIML पीपुल्स वार और MCCI मिलने के बाद CPI माओइस्ट बना जी। तो गढ़चिरौली में सिरोंचा एरिया कमांडर के हिसाब से काम किया, फिर बाद में पेरीमिल एरिया में गया, वहाँ भी कमांडर के रूप में काम किया, फिर DVCM बना, 95 में HZCM स्पेशल जोनल कमेटी, मतलब स्टेट कमेटी मेंबर के बराबर की, तो वो लेवल पे काम किया। फिर 2001 में CPIML पीपुल्स वार का कांग्रेस हुआ, उसमें मुझे CC में कोऑप्ट किए गए थे, मतलब CC में चुने गए थे, सेंट्रल कमेटी में, सेंट्रल कमेटी में लिए गए थे। फिर 2001 के बाद 2004 में दोनों पार्टियां विलय हो गए, तो इधर हम जितने भी CC मेंबर्स थे ऑटोमेटिकली CPI माओइस्ट का CC बन गए जी। इस दिशा से ऐसा 84 से 2004 तक इस तरीका से मेरा सफर रहा। देवू जी, जंगल में रहना इतना आसान नहीं है। आप बड़ी छोटी उम्र में, कम उम्र में ज्वाइन किया था आपने। आप एडजस्ट कैसे किए? मतलब एक बार अपने आप को समर्पित किया, मतलब ये जो
देश में शोषण विहीन समाज का निर्माण करेंगे, खुद अपने आप मतलब समर्पित किया उस काज के लिए, तब जो फिजिकल दिक्कतें होते हैं ना, वो दिक्कत करके महसूस ही नहीं करते थे, और भी मतलब जोश के साथ काम करते थे। रोजाना सुबह शाम गांव में जाना, लोगों की दिक्कतें पूछना, वो लोगों को समझाना, भाषण देना, और खुद उन दिनों में हम भी गाना लिखते थे, गाते थे। मतलब साल दर साल हमारा क्षमता और मतलब बड़े पैमाने पे लोगों को कैसा प्रेरित किया जाए, कैसा संगठित किया जाए फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस में, ये जोश रहता था। कितने लोगों को जोड़ा आपने? आप जब हम्म। ज्वाइन किए थे कितने लोग थे? मतलब अकेले में नहीं, जी। हमारा पार्टी पद्धति ये होता है कि एक स्क्वाड होता है, हाँ, तो एक एरिया दल के लिए होता है जिम्मेदार आपका। दल होता है। फिर एक पार्टी के ढांचे के तहत एरिया कमेटी होता है, डीवीसी होता है, राज्य कमेटी होता है। सब लोग एक समष्टि, एक टीम की तरह, एक टीम भावना के साथ लोगों को जोड़ना। जोड़ना मतलब संगठित, संगठन में संगठित करना, पार्टी में लेके आना, दल में लेके आना, और ऐसा कई सारा होते रहा। तो जंगल में आपने अपना संगठन कैसे खड़ा किया? वही मतलब जंगल में, जैसे दंडकारण्य में किसान लोगों को इकट्ठा करने के लिए DAKMS करके, दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन, वो संगठन में जमा करते, संगठित करते थे। महिलाओं को मतलब एक तरफ ये पुरुषों के ऊपर जितना लूट और अत्याचार होता था, इसके साथ साथ वहाँ भी पितृसत्ता, पैट्रियार्कल सप्रेशन, वो ट्राइब्स में भी वो एक बड़ा बहुत दिखाई प्रॉब्लम। देता था। हाँ, बहुत। मतलब तुलनात्मक रूप से प्लेन एरिया की महिला के साथ तुलना करने से वहाँ फ्रीडम रहने के बावजूद भी वहाँ ट्राइबल पैट्रियार्कल अप्रोच रहते थे। तो आपने उसके ये इशू कैसे संभाला? वही हम मतलब जहाँ भी हमारा पार्टी रहते हैं ना, वहाँ की सोशल सिचुएशन कैसा है, इकोनॉमिकल शोषण कैसा है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ये तमाम विषयों को जांच करते हैं। वो जांच के जरिए अपन ये देखिए इसी तरीका से लूट हो रहा है, इस तरीका से उत्पीड़न हो रहा है, ये तो पॉलिटिकल सप्रेशन है, ये तो पैट्रियार्कल शोषण है। इन तमाम मुद्दों को उठा के हमने एक नारा बनाएंगे, एक प्रोग्राम रखेंगे। ये प्रोग्राम को लेकर लड़ने के लिए अपने आप मतलब जनता बिना संगठित शक्ति के बगैर नहीं लड़ पाते जी। तो इसलिए हमने जन संगठन करके एक संगठन बनाते थे, महिलाओं के लिए एक, बच्चों के लिए एक, मतलब कल्चरल फ्रंट में इंटरेस्ट रहने वालों के लिए CNM करके, इस तरीका का। जो मिलिटेंट लोग होता है वो लोगों को मिलिशिया में संगठित करते थे। इसमें जो काम करते हुए और चेतनाबद्ध होते हैं वो लोगों को पार्टी, गाँव में सेल, पार्टी सेल करके रहते थे। इंटेलेक्चुअल सेल जो होता है। हाँ, मतलब DAKMS में अध्यक्ष रहकर गांव को नेतृत्व प्रदान करने की जो क्षमता रहते हैं, वो लोगों को चुनकर DAKMS से एक साथी को, KMS से मतलब महिला आंदोलन को चलाने की एक महिला को, उनका नेतृत्व क्षमता को देखकर उन्हें लाके मिलिशिया से लाके, ऐसे 3 से 5 लोगों को इकट्ठा करके पार्टी सेल को निर्माण करते थे। तो सेल के ऊपर फिर जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ता गया, तो सेलों को मार्गदर्शन देने के लिए ग्राम पार्टी कमेटी करके, विलेज पार्टी कमेटी, तो उसके ऊपर हमारे एरिया कमेटी, डिविजनल कमेटी, HZC, CC, इस तरीका से ढांचागत रूप से हमारा संघर्ष चलता था। अपनी क्रांति के 40 सालों में आपने क्या हासिल किया? मतलब वो तो बोलना तो अपने आप एक ही पॉइंट के लिए काफी समय लगेगा। संक्षिप्त में बोलना है तो देखिए, यहाँ तेलंगाना में आप भी जानते हैं, यहाँ एक फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम रहता था 1940 से लेकर ये पूरा चलता है। हाँ, तो उसे ध्वस्त करने में हमारा पार्टी का भूमिका अग्रणी रहा। तेलंगाना सोसाइटी में फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम है, सिस्टम के रूप में रहते थे ना, उसको पूरा ध्वस्त कर दिए, गाँव से फ्यूडल आर्ट्स को भगा दिए थे ना जी। तो एक बड़ा, अपने आप एक बड़ा अचीव है, वो पॉलिटिकल अचीवमेंट है। फिर जो वैसा ही दंडकारण्य में जाने के बाद हमने एक नारा उठाए थे, जल जंगल जमीन इज्जत और अधिकार। तो उसके तहत कुमरम भीम, चाहे कुमरम भीम हो, कोंडपल्ली सीतारामैया, वो सभी लोगों का वारिस के तौर पर अपना हमारा पार्टी जल जंगल जमीन के ऊपर अधिकार के लिए संघर्ष किया, सही में अधिकार कायम किए थे। वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है। तब जाके इसे ध्वस्त करने के लिए, वो अचीवमेंट को दर्शाने के लिए हमने रेवोल्यूशनरी पीपुल्स कमिटीज, जनता ना सरकार, जंगल के ऊपर, वहाँ के गाँव के ऊपर ये लुटेरे सरकार का ग्राम पंचायत व्यवस्था का अधिकार ध्वस्त करना, रेवेन्यू व्यवस्था का अधिकार ध्वस्त करना, फॉरेस्ट व्यवस्था का अधिकार ध्वस्त करके अपना जनता का अधिकार को कायम करना, इसलिए हम जनता ना सरकार को खड़े किए। वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है। महिलाओं को मतलब एक क्वेश्चन करके
गाँव को चलाने लायक, सत्ता चलाने लायक का नेतृत्व प्रदान करने लायक विकसित की, वो भी एक अचीवमेंट है। ऐसा कई सारा। दूसरे अचीवमेंट्स क्या थे आपके? मुख्य अचीवमेंट्स क्या थी 40 सालों में? यही तो है ना, मतलब यहाँ तेलंगाना में, नहीं तो बिहार में, श्रीकाकुलम में भी बहुत पेजेंट स्ट्रगल हुआ वो था। बहुत पुराना दिन हो गए थे। मतलब नक्सल भरे श्रीकाकुलम 60 की आखिरी और 70 की 1967 शुरुआत में। की, वो समय विफल हो गए थे। फिर उससे रिव्यू करके फिर बहुत बड़ा देशव्यापी जन आंदोलन, खुला जन आंदोलन, मास मूवमेंट्स चलाए थे। फिर मास मूवमेंट के ऊपर आधारित होकर पार्टी को विस्तार किए थे, देशव्यापी पार्टी को निर्माण किए थे। फिर बाद में एक आर्मी फ्रंट को भी खड़े किए थे। ऐसा कई सारा। जी, आपने जब आर्मी फ्रंट के बारे में बात की थी, पिछले 40 साल में कई जान गई, हाँ हाँ आपके दल के भी जान गई, और गवर्नमेंट पुलिस ऑफिशियल्स, नेता और इनोसेंट सिविलियंस की भी जान गई। क्या हिंसा कभी किसी भी उद्देश्य को जायज करता है? देखिए, हम जो किए इसको हिंसा नहीं बोलते, हमने प्रतिहिंसा बोलते। क्योंकि देखिए, मतलब सच्चाई को, घटनाक्रम को देखने से हमने खुद पहले बंदूक नहीं उठाए थे। पहले बंदूक उठाकर गोली चलाए सरकार की, स्टेट, मतलब पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, या ग्रेहाउंड्स हो, सीसाट हो, ये लोग पहले गोली चलाए। तो हमने सेल्फ डिफेंस के लिए बंदूक उठाना पड़ा। जब ये लोग गोली चलाए, हमारा मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए पकड़कर फर्जी मुठभेड़ करके, मुठभेड़ कई सारे लोगों को उन दिनों, एक एक लोग, दो दो लोग रहते थे। करीमनगर में अंकम नारायणा, वो सिविल में रहते थे। उन्हें मतलब चाय पीते समय घर से उठा कर ले आके मार दिए। ऐसा कई सारे लोगों को मारना शुरू किए। तो आप तो फॉल्स मजबूरन एनकाउंटर्स हमने को मानते हो? आप फॉल्स एनकाउंटर्स हुए हैं, ये मानते हो आप? हाँ, वही तो है ना। तो ऐसे में सेल्फ डिफेंस के लिए हम भी फिर रेसिस्ट करना है। तो इसलिए हमारा प्रतिहिंसा बोलते, मतलब हमारा काउंटर एक्शन। वो ये लोग एक्शन किए, हम काउंटर एक्शन। इस सिलसिले में कौन जिम्मेदार है? पहले तो स्टेट फोर्स, हाँ, केंद्र राज्य सरकार, मजबूरी में सेल्फ डिफेंस के लिए 80 की दशक से लेके अब तक हमारा सेल्फ डिफेंस वार है। हमने मतलब जानबूझकर, डेलिबरेटली हमने पुलिसों को मारने के लिए कोई योजना नहीं की थी। मजबूरन, जब इतना बड़ा संख्या में, शुरुआत में सैकड़ों की संख्या में आते थे, फिर हजारों की, अभी लाखों की संख्या में हमारा मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए पार्टी को पूरा कत्लेआम कर रहे, तो हम सेल्फ डिफेंस के लिए तो बंदूक उठा के लड़ना ही पड़ेगा। तो इस हमारे वक्त तरफ नुकसान हुआ, और स्टेट की तरफ भी नुकसान हुआ। तो 40 साल के अंडरग्राउंड वॉर के बाद आज आपने समर्पण क्यों किया? समर्पित कर दिया आपने तो शस्त्र? मैं तो समर्पण नहीं किया हूँ, क्योंकि सच्चाई ये है तो कि आप ये कह रहे हैं कि आपको अरेस्ट किया गया? हाँ, अरेस्ट किया ना। तो अरेस्ट करेंगे यहाँ तो मैं रिवॉर्ड नहीं मिलेगा ना सर? देखिए, क्योंकि एक तो सोनू सरेंडर का आप लोग सरेंडर देखे, उस तरीका से हमने नहीं की। नहीं तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोई मंत्री के जरिए मैंने सरेंडर होने वाला हूँ, कोई एमएलए के जरिए मैंने सरेंडर होने वाला हूँ, ऐसा एक प्रपोजल रखकर आके सरेंडर होते हैं। उस तरीका का मैंने नहीं किया। नहीं तो कोई पुलिस अधिकारी से अप्रोच होकर मैंने सरेंडर होता हूँ करके, संपर्क करके आके सरेंडर होते हैं। मैंने न कोई पुलिस अधिकारी के जरिए आके सरेंडर नहीं किया हूँ, मैंने कोई मंत्री एमएलए के जरिए आके प्रपोजल रख के आके सरेंडर नहीं किया हूँ, मैंने सोनू सतीश जैसा भी नहीं किया हूँ। मैं एक जगह पे जा रहा था, एक जगह पे तो ठहरे थे, आपको अरेस्ट किया गया था? अरेस्ट किए थे। तो मजबूरन ये निर्णय लिया कि अभी आज की स्थिति में फिर एक मोरल के हिसाब से देखने से जेल में रहना उचित है, एक नेता होने के नाते। लेकिन उससे एक सिंगल सेल में रहने से मैं बचा हुआ कैडर को मार्गनिर्देशन नहीं कर पाऊंगा, जनता के साथ में संवाद नहीं कर पाऊंगा, नए सिरे से पार्टी को कैसा पुनर्गठन करना, आंदोलन को फिर से नए सिरे से कैसा खड़े करना, ये काम तो नहीं कर पाऊंगा ना। तो ये बात मुझे अंदर अंदर काफ़ी दिनों तक चर्चा होने के बाद, ठीक है, कई सारा आरोप लगेगा, तो आज की स्थिति में खुले ओपनली आके, अंडरग्राउंड से खुला जिंदगी में आके कानूनी दायरा में काम करने के निर्णय लेने से ही पार्टी को और आंदोलन को फिर से पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आप सीएम साहब से मिले थे हाँ, पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले? मल्ला राजू रेड्डी साहब भी थे, हाँ, बहुत सारे आपके हम्म, आंदोलनजीवी थे। हाँ, सीएम सर ने क्या कहा आपसे? हाँ। आपको क्या आश्वासन मिला? हमने ये मांग रखे हैं सीएम के सामने, और उनके जरिए केंद्र सरकार के सामने भी ये मांग रखे है कि सबसे पहले हमारा पार्टी के ऊपर प्रतिबंध हटाना चाहिए।
और उसके तहत हमारा पार्टी को सीपीआई माओवादिस्ट को एक लीगल पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता देना है, ये मेन मुद्दा उठा है। हाँ, तब उन्होंने बोले है कि नहीं, एक तरफ आप लोग बंदूक के साथ भी रहते हैं, एक तरफ पार्टी को लीगल पार्टी के रूप में मान्यता दो करके हमें मांग कर रहे हैं, कैसा मेल नहीं खाते हैं ना, ऐसा उन्होंने चर्चा की। तब हमने जवाब दिए और उन्होंने ये भी बोला है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इश्यू होने के बावजूद भी यूएपीए के तहत आपका पार्टी को प्रतिबंधित हाँ, किया गया, तो ऐसे में हमारा दायरा नहीं होता, स्टेट की दायरा से उठकर केंद्र सरकार सेंट्रल की लॉज भी प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट की अधिकार की दायरा में चले गए। तो हमने अनुरोध किया है कि नहीं, आप एक मुख्यमंत्री के नाते ये मुद्दा को वहाँ उठाइए, हम तो आपके यहाँ आके एक डेलीगेशन के तौर पर आके आपके सामने ये मुद्दा मांगे रखे हैं, तो इस बातों को आप अमित शाह के सामने भी रखिए। तो उन्होंने पॉजिटिवली लिया, गए चर्चा की, फिर क्या हुआ, तो मीडिया के जरिए तो वो स्पष्ट बातें बोल रहे हैं, ये मांगे रखे, ना कि हमने एक इलीगल डील्स, हमने कांग्रेस पार्टी में शामिल होएंगे, मुझे क्या एमएलए सीट देंगे क्या, इस तरीका का इलीगल डील्स के लिए नहीं गए थे। तो ये बात कही, मतलब मीडिया में छापे नहीं, तो बोलने लगे कि नहीं, ये लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं, एमएलए बनने वाले शायद हैं। सीता का एग्जाम्पल ले रहे थे इससे पहले, शायद इसलिए बोला होगा उन्होंने। हाँ, तो इसलिए हमने, देखिए इसी बात मेन है इंटरव्यू के लिए मेरे नज़र से, तो हमने ये मांग रखे है कि हमारा पार्टी के ऊपर प्रतिबंध हटा दीजिए, हमारा पार्टी को लीगल पार्टी के रूप में मान्यता दीजिए, और जेलों में बंदी जितने भी लोग हैं उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की मान्यता देकर रिहा किया जाए। ये दो मुद्दे उनके केसेस के बारे में क्या बताया? आपके ऊपर भी इतने सारे केसेस लगे हुए हैं। हाँ, तो ये लोगों का सरेंडर पॉलिसी के तहत जितने भी लोग आके, मतलब हम तो सरेंडर करके इनकार करते हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि जितने भी केस है उसे रद्द कर देंगे। तो हमने जब ये बात रखे हैं, जेलों में जितने लोग हैं वो लोगों को पूरा केसेस रद्द करके रिहा करना है, तब इन्होंने मीडिया के जरिए ये बात बोले है कि माओवादियों ने आके मेरे सामने ये बात रखे हैं, तो इस मुद्दे को लेकर हमने सोच रहे हैं कि एक कमेटी को गठन करेंगे, और जहाँ तक संभव हो वो पूरा का पूरा केसेस को रद्द करने के बारे में सोचेंगे। कोई मतलब गंभीर केसेस है उसे सोचेंगे। तो इसमें मैं आपके जरिए मेरा समाज के सामने ये बात रखूंगा, गुजरात में एक पूरा कत्लेआम हुआ आप है ना जी। 2002 की बात कर रहे हो। तो केसेस भी रजिस्टर हुआ, जैसा मतलब बीजेपी सत्ता में आई वो पूरा क्लीन चीट है ना। यहाँ भी आंध्रा में देने से देखने से, जब टीडीपी सत्ता में आते हैं उनका केसेस पूरा क्लीन चीट हो जाता है, और जब वाईसीपी सत्ता में आ जाते हैं तो वाईसीपी वालों का पूरा केसेस जी। और तेलंगाना मूवमेंट में जितने भी लोग के ऊपर केसेस लगाया, सरकार ने आने के बाद वो पूरा केसेस रद्द किए। इन तमाम घटनाओं को देखने से केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर मानने से ये केसेस रद्द कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये मांग रखा है कि केसेस को पूरा रद्द कीजिए, पूरा यूएपीए के तहत भीमा कोरेगांव, अर्बन माओइस्ट, ये सब जितने भी आरोप लगा कर केसेस कितने लोगों के बारे में बात की थी आपने? देश भर की, हमारा माओइस्ट आंदोलन में शामिल है करके उस नाम पे जितने भी लोगों को जेल में रखे हैं वर्तमान में, उन तमाम लोगों को रिहा करना। क्या गवर्नमेंट ने, तेलंगाना गवर्नमेंट में भरोसा दिया आपको? वही तो है ना, मुख्यमंत्री ने 130 लोगों की आत्मसमर्पण करके, जो बोलते हैं ना आत्मसमर्पण, ऐसा तो उस समय पर बोले हैं मुख्यमंत्री ने कि हमने इस बारे में पॉजिटिवली सोच रहे, एक कमेटी गठन करेंगे। आप भी कुछ सजेशन दे रहे हो इसके बारे में? वही तो है ना, वो कमेटी गठन करके रियल में कौन कौन होंगे इस कमेटी में, कितने लोग शामिल मतलब होंगे? सरकारी को निर्णय ले सकते हैं उसके बारे में, तो वो मुद्दा रखे। और इसके साथ साथ हमने आज ये सोच रहे कि इस आंदोलन में कई सारे लोग शहीद हो गए, तो आज मूवमेंट ध्वस्त होने के बाद वो लोग कई सारे दिक्कतें सामने करते हैं। तो हमने एक दीर्घकालीन एक प्रोग्राम लेने के लिए सोच रहे हैं कि शहीदों की, अमर शहीदों की परिवार के प्रति हम मदद देने का एक प्रोग्राम लेंगे। मतलब चाहे हम दोनों जाके एक शहीद की परिवार के साथ बातें रखकर हिम्मत दिलाना, सांत्वना दिलाना, नहीं तो घर अगर नहीं है तो घर खड़े करने के लिए गांव का लोगों को, देखिए इनका लड़का ने संघर्ष में शहीद हो गए, तो इसके प्रति मदद दीजिए। नहीं तो एक एरिया से
इसलिए एक कमेटी गठन करना, सिविल सोसाइटी का बड़े नामी लोग रहते जी हैं, हम नहीं, ये फलाना लोग इसके लिए कमेटी के रूप में रहेगा। तो उदाहरण के लिए बस्तर में बेला भाटिया, उनसे अप्रोच होंगे, देखिए आप मैडम, आप तो बड़ा नामी आदमी हैं, तो बस्तर में कई सारा लोग शहीद हो गए, उन शहीदों के प्रति हमारा जिम्मेदारी बनता है, जी तो इसलिए जनता से आह्वान करेंगे, कोई पैसा वाले ज़्यादा देते हैं, कोई कम देते हैं, तो आप एक कमेटी के रूप में बनकर, एक लिस्ट बनकर, प्रायोरिटी के तौर पर जितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, इकट्ठा होने के बाद वो लोगों को सौंप दीजिए। और भी कई मतलब बुद्धिजीवियों का ओपिनियंस लेके वो एक प्रोग्राम लेने के लिए सोच रहे हैं। कब शुरू होगा ये? मतलब इसके बाद, यहाँ से रिहा होने के बाद क्या गवर्नमेंट ने कोई टाइमलाइन दिया आपको, नहीं, स्पष्टीकरण दी इसके बारे में? गवर्नमेंट तो बोल रहे हैं, वो लोग मतलब जेल्स के बारे में सोचेंगे, शहीदों के बारे में गवर्नमेंट से नहीं, हाँ, ये हमें आप खुद, इंडिपेंडेंटली कर रहे हाँ हैं? इंडिपेंडेंटली जनता के ऊपर निर्भर होकर सिविल सोसाइटी के वालों से बातें तो कर, एक नई पार्टी के तौर पर करेंगे या कैसे करेंगे, कोई संस्था? जहाँ तक संभव हो हमारा पार्टी के नाम पे ही करेंगे, इसलिए तो अब क्या मांग रख रहे पार्टी हैं, होगा ये? सीपीआई माओइस्ट। सीपीएम माओइस्ट से? हाँ, क्योंकि यही लोग बोल रहे हैं ना जी, हथियार छोड़ने के बाद आइए मेन स्ट्रीम पे आइए, हम रेड कारपेट बिछाएंगे, जी एक तरफ ये बोलते हैं, हाँ फिर हम खुद आने के बाद बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रतिबंधित है, ये तो देखिए अंतर्विरोध। हाँ। इतना दिन तक हम बंदूक पकड़ के थे, तो बार बार तो अमित शाह आपको से, लगता है कि ये बैन लिफ्ट होने के बाद फिर भी सीपीआई माओइस्ट के हाँ उसी नाम पार्टी से के, हम आप लोग हाँ इसको काम सब करने आगे के लिए लेंगे? सोच रहे हैं। अगर वो बयान को लिफ्ट नहीं करते हैं तो फिर सोचेंगे, फिर ऐसा जनता के लिए, तो जनता में रहकर जनता की समस्याओं को लेके कानूनी दायरे में लड़ना, ये हमारा पॉलिटिक्स की मतलब, पॉलिटिक्स का डेफिनेशन ये है, पीपुल्स पॉलिटिक्स। जो एमएलए बनना, मंत्री बनना, वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स अलग है। तो हमने तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जाने के लिए, कोई कांग्रेस में जाने के लिए, कोई दूसरा पार्टी में जाने के लिए अपना हमने नहीं सोच रहे, पीपुल्स पॉलिटिक्स, जहाँ तक संभव हो हमारा पार्टी के नाम पे काम करेंगे। तो नहीं नहीं नहीं, आप प्रतिबंधित पार्टी होने के नाते कैसा उस बैनर के तहत काम करते हो, एक तरफ संघर्ष करेंगे, तो दूसरी तरफ वो बैनर से काम करना गैर कानून होता है, तो फिर सोचा जाए। आप अंडरग्राउंड तो फिर नहीं जाएंगे? हम ही ने आश्वासन दिया है ना जी, तो एक बातें सरकार के सामने रखने के बाद उसे पीछे हटना मतलब तो डिसीविंग टैक्टिक्स होता है। हमने क्लियर इसी शब्द में बोले हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी, हमने आपके सामने जो बातें रख रहे हैं, मांगे रख रहे हैं, ये डिसीविंग टैक्टिक्स नहीं है, ईमानदारी के साथ रख रहे जी। हैं ऐसा। 40 साल के बाद हम्म, क्या आपने विचारधारा, हम्म, लड़ाई या हम्म, सशस्त्र संघर्ष क्या हम्म। छोड़ा आपने? हम तो विचारधारा को तो नहीं छोड़े, उस दिन बोले हैं कि हमारा जो भी हमारा सोच की, जो भी हम सोचते हैं ना जी, सोचने का शुरुआती बिंदु होता है कि मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म, तो विचारधारा नहीं छोड़े। फिर शोषण विहीन समाज के लिए संघर्ष करना, वो भी नहीं छोड़े, चाहे अभी इतना दिन तक बंदूक के साथ उसके लिए संघर्ष किया, अभी बंदूक छोड़े लेकिन संघर्ष को तो नहीं छोड़े। हाँ। तो अभी जंगलों में कितने माओवादी हैं अभी भी मतलब आपके कुछ, हिसाब से? मतलब पूरा देखने से अभी भी दंडकारण्य में कुछ सैकड़ों संख्या में है, उड़ीसा में कुछ 10 या 20-30 की संख्या में हो क्या सकता आप है। उनसे बातचीत कर रहे हैं, समर्थन? नहीं, अभी मतलब देखिए, ऐसा केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के सामने ये मुद्दा रखे हैं ना, तब ये पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड होने के बाद प्रतिबंध हटाने से हम ही खुद बोलेंगे कि देखिए सरकार ने अपना पार्टी के ऊपर प्रतिबंध हटा दिए हैं, तो आप आइए, ऐसा हम ही एक कॉल कितने देंगे। की लीडर्स हैं, पॉलिट ब्यूरो के कोई मेंबर्स हैं अभी, सेंट्रल कमेटी के कोई मेंबर्स हैं देखिए अभी, दंडकारण्य सेंट्रल फॉरेस्ट रीजन में? नहीं नहीं, दंडकारण्य में कोई सीसी मेंबर नहीं है, बिहार में अपना मिसिर बेसरा बोलते हैं ना, हाँ सुनिर्मल जी करके, जी। वो सीसी मेंबर, पीबी मेंबर अकेले हैं। गणपति एक है। गणपति तो बिहार के उस, और मतलब नेपाल में है? नहीं नहीं नहीं, वो गणपति के बारे में हमने 2024 में एक निर्णय लिए कि इनके सुरक्षित रखना इन्हें। तो कहाँ है वो, अभी हाँ, इंडिया में है कि तो हम कहाँ? ही जब बैठे थे ये निर्णय लिए कि जब इनको सुरक्षित रखा जाए करके अपन निर्णय ले रहे, तो ये सुरक्षा की मामला, इसका पूरा कामकाज अपना महासचिव देखना। हम्म, तो बाकी हमें पीबी मेंबर होने के बावजूद भी मुझे या सोनू और कोई किसी सीसी मेंबर को भी जानकारी ना देना है सुरक्षा की तहत।
तो ऐसा हमने खुद निर्णय लिए। तो निर्णय लेने के बावजूद वो कहाँ है हमें पता नहीं। तो ऐसा मार्च 30 के पहले क्या वो सरेंडर होंगे? आपको लगता है क्या वो सरेंडर होंगे? नहीं, वो कहाँ है तो हमको तो जानकारी नहीं है। वो सरेंडर होगा नहीं होगा हमने तो नहीं बोल सकते। तो मुझे जैसा मैं सरेंडर होने के लिए नहीं सोचे थे ना, मजबूरी में हाँ निर्णय हाँ लिया। तो मेरा आशा है कि वो सरेंडर नहीं होगा। जी। हम्म, गृह मंत्री जी ने कहा कि मार्च 30 हम्म, तक माओवाद खत्म हो जाएगा। हम्म। क्या आपको लगता है कि सचमुच खत्म किया जा सकता है? नहीं, वैसा भविष्यवाणी देखने के लिए अभी मार्च 31 के पहले ही मतलब काफी सारा दस्त हो चुका है। तो इसमें तो भिन्न मत नहीं है। फिर भी मतलब कुछ लोग हैं अभी भी बंदूक के साथ लड़ने वाले हैं। तो 31 के बाद भी अगर सरकार ने ये बात को नहीं माने, पार्टी के ऊपर प्रतिबंध नहीं हटाने से मुट्ठी भर लोग तो रहेगा ही। तो भविष्य ही बताएगा। अच्छा, हम्म। आज समाज का हिस्सा बनकर आपको कैसे लग रहा है? वही मतलब जैसा परिस्थिति के अनुसार हमने ये निर्णय लेना पड़ा ना। तो परिस्थिति के अनुसार होता है। परिस्थिति जब हमें परमिट किए, हम बंदूक के साथ जंगल में था, तो ऐसी घटना घटित हुआ, तो ऐसे में ये निर्णय लिया। तो इस निर्णय को भी सही मानकर इसमें काम करना ही चाहिए। जी, आपने अपने भविष्य के बारे में बताते हुए ये कहा कि कोई मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, बीजेपी, कांग्रेस। तो हाँ, ये सीपीआई माओइस्ट के तौर से ही आप कंटिन्यू करेंगे? हाँ, यही वही। आपका राजनीतिक फ्यूचर है? हाँ, हाँ। यही आपका पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम होगा? हाँ। अच्छा, आपके राजनीतिक कदम के बारे में और क्या बता सकते हैं हमको? आपके जो भी सरेंडर हुए हैं, मल्ला राजी रेड्डी हो, नुन्ने नरसिम्हा रेड्डी हो, वो आपके साथ रहेंगे? बाकी सारे माओइस्ट जो सरेंडर हुए थे, सीनियर आपके पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स हो, जोनल कमेटी या स्टेट कमेटी मेंबर्स हो? हाँ, हाँ, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि हमें जो 4 लोगों को पेश किया है ना, वो हम एक जी, टीम के रूप में ही हैं। और हमारे पहले का कई सारे लोग आके मतलब हमारे जैसे ही खुला जिंदगी में आए, अंडरग्राउंड की जिंदगी को छोड़कर। तो वो सब हमारे साथ में है, रहेगा भी। जी। वो पूरा पूरा विश्वास है। गवर्नमेंट ने बहुत आश्वासन दिया कि जॉब्स के रूप में या भूमि के रूप में बहुत हम्म, सपोर्ट देगा हम्म, गवर्नमेंट। हम्म, तो आपको और इनकरेज करेंगे दूसरे लोगों को भी? नहीं, उस मामले पे वो क्या है कि जमीन देंगे, पैसा देंगे, वो हमारा इसमें कोई उसका उसके लिए तो उसे कोई महत्व नहीं है हमारे नज़र में। मेन मुद्दा ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मान्यता देना, प्रतिबंध हटाना, हमें काम करने की लीगल फ्रेमवर्क में काम करने की मौका देना, जी। ये मेन और महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो पैसा देते ना देते उसके लिए हमें कोई उसमें रुचि नहीं है, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। हमको ये सुनने में आया कि जब आप हाँ। मुलाकात सीएम साहब से हुई थी, आपने ये भी कहा कि ये जो सरेंडर या रिवॉर्ड जो दिया था गवर्नमेंट ने, कि वो काफी नहीं है, आपने और डिमांड्स की थी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो सच्चाई ये है कि हमने लिखित में, अगर आप मौका मिलने से सरकार वालों से भी पूछ के देख सकते हैं। सच्चाई ये है कि हमने पार्टी के ऊपर प्रतिबंध हटाने का लिखित में रखा। तो हमने जो कानूनी दायरे में काम करने की बात को लेकर सिविल सोसाइटी वालों से बात करने का इन्फॉर्मेशन दिया गया लिखित में। और हमें ये जो हमें सोच रहे ये बातों को लेके, हमें जेल में जितनी भी लीडरशिप है, सीसी राज्य कमेटी मेंबर, वो लोगों का मत लेने के लिए हमने काम मतलब कोशिश करेंगे। जी। सरकार के सामने ये बातें एक सूचना के तौर पर दे रहा है। और जेलों में बंदी लोगों को छोड़ना, ये बातें रखा, ये लिखित में है। ये पैसा के बारे में उसमें लिखित में नहीं है, लेकिन 11th आवर पे मतलब कुछ सुझाव दिए पुलिस ऑफिसर ने। नहीं नहीं, सरेंडर वाले कई सारा निचले स्तर वाले, कोई घर नहीं है, कल जाके कोई जीने के लिए जी। कुछ आसरा नहीं, वो ये मुद्दा भी रखिए करके बोले थे। तो उसमें उतना गहराई से जाके पूछे बगैर ठीक है करके जी। ऐसा एक बातें रखे हैं ना, स्लिप हुआ करके, तो उस तरीका से हुआ। अच्छा, हम्म। देवू जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं भी। मैं भी आपको मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू। क्योंकि जो मैंने जो बात रखना चाहता हूँ इतना दिन तक, सच्चाई क्या है, अरेस्ट है क्या सरेंडर, हमने आगे जाके क्या सोच रहे, ये सब तमाम बातें आपके जरिए जी। जनता को एक स्पष्टीकरण देने के लिए मौका मिला। जी। इसलिए आपको भी धन्यवाद।
थैंक यू। आप अपने परिवार से मिले, कैसा लगा आपको 40 साल बाद अपने हाँ। परिवारगण से मिलने? तो मतलब जब घर छोड़े देश का पूरा जनता को ही हमारा परिवार माना, फिर से मतलब देखने को मौका मिला तो आप अच्छा ही जाएंगे, लगा। अपने गांव जाएंगे हाँ फिर? मतलब गांव जाके वहीं रुकने का नहीं है कहाँ अभी भी। रुकेंगे आप, हैदराबाद में रहेंगे कि कहाँ नहीं, रहेंगे? जहाँ जनता की समस्या को लेकर लड़ने के लिए हम एक बार निर्णय लिए, कभी यहाँ रहना पड़ता है, कभी देहात में रहना पड़ता है, मतलब कभी छात्रों के पास हॉस्टल में रहना पड़ता है, ऐसा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।